हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी का भी पेपर होना बाकी है, या दोस्तों कभी भी आप लोगों का ग्रुप डी का आप लोगों का पेपर होगा, या कोई स्टूडेंट होंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल या डिफेंस का कोई भी पेपर देंगे जिसमें साइंस आती है। तो उनके लिए मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं जिसमें एक ही वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो आपका कोई भी पेपर हो उससे पहले ये आप लोग वीडियो जरूर देख कर जाए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरी एक और क्लास होती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर। आप लोग इससे जुड़ के देखिए, आप लोगों को शानदार मजा आ जाएगा। दोपहर 1 बजे होती है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है, क्योंकि जो ये आप लोगों की क्लास होती है वो एक टेस्ट के फॉर्म में होती है, साथ में सॉल्यूशन भी मिलता है हर क्वेश्चन का, और आप लोगों को रैंक भी मिलेगी। तो मिस ना करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहां पर दोस्तों आप लोगों से अगर गोल पूछे तो एसएससी एग्जाम सेलेक्ट कर ले, इसके स्पेशल क्लासेज में आपको जाएगा। वहां पर मेरा नाम सर्च कर ले, नीरज जांगिड़, मुझे फॉलो कर ले। यहां पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को सभी क्लासेज दिख जाएगी। समझ गए बात को? अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोगों से कोड पूछता है क्लास में घुसने से पहले, तो नीरज 11 कोड आप लोग लगा के अनलॉक कर लीजिए, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। मतलब आपके जो भी फ्री प्लान है, टेट सीरीज वगैरह सारे आप लोग देख सकते हो वहां पर, है ना। चलिए, और दोस्तों जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धमाका लेकर आने वाला हूं साइंस का। जो भी आपका साइंस का डर है वो कल आप लोग का दूर हो जाएगा, कल सुबह 9:30 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के 500 क्वेश्चंस की सीरीज। सभी आप लोग जुड़ जाइए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये क्लास डेली चलेगी क्या? नहीं दोस्तों, ये आज के लिए ही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? देखिए, देखने पे लग रहा है वर्ष, इसका यूज हो सकता है टाइम के लिए हो, लेकिन नहीं, ये एक दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछी जाए इसकी वैल्यू बताइए, तो इस 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये बेसिकली क्या नापता है दोस्तों? डिस्टेंस नापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो एंगस्ट्रॉम है वो किसको रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट है? मतलब इससे क्या नापते हैं? तो जो भी छोटी छोटी लंबाई होती है उसको मापा जाता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम में। और आप लोग ध्यान रखेंगे, एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ए के ऊपर एक छोटा सा बिंदु लगा होता है। और अगर आप लोगों से पूछे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो एंगस्ट्रॉम किसको मापने की एक यूनिट हो जाएगी? ये लेंथ को मापने की यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की जो तीव्रता होती है इसको आप लोग किस में मापेंगे? 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं न्यूटन की, तो ये तो फोर्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। कैंडिला की अगर बात करें तो ये आपके लाइट इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडिला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? देखते हैं कितने दोस्त इसका आंसर बता पाएंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 होता है। समझ गए बात को? अब 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। और आप लोग दोस्तों टिक करेंगे देखते ही ऐसे, और एग्जामिनर करेगा ऐसे, क्योंकि आप लोगों से आंसर मीटर में नहीं पूछा, सेंटीमीटर में पूछा है। तो आप लोग क्या करेंगे? 10⁻⁻6 मीटर है। मीटर को अगर आप लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10⁻⁻6 × 100, तो अब आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। 10⁻⁻6 और ये 100 क्या हो जाएगा? 10⁻2, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखिए कुछ गलती हो रही है, 10⁻6 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। 10⁻4 आ गया तो नन ऑफ दीज आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर? चलिए सी नहीं आएगा दोस्तों, डी आएगा, क्योंकि 10 की पावर -4 आ रहा है। ठीक है, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आ रहा है, और इसकी सबकी मैं पीडीएफ दे दूंगा जिससे एक ही में आप लोग देख भी पाए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसने कहा है कि अगर कोई बॉडी विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता। मतलब अगर कोई बॉडी, मान लीजिए कोई भी बॉडी रखी है, तो ये रेस्ट में रहेगी कब तक? जब तक आप लोग इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओ। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर डी। ये आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक आप लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व क्या होता है? आपका इनर्शिया। जड़त्व होता क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो इसकी इनएबिलिटी टू मूव इट्स स्टेट है ना, टू चेंज इट्स स्टेट, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन का ये विरोध कर रहा है। अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। तो बात आती है दोस्तों जो इनर्शिया का नियम जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है वो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। तो ये जो नियम सबसे पहले दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, बाद में न्यूटन ने इसको और एक्सप्लेन करा अपने फर्स्ट लॉ में, इसलिए ध्यान रखेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग गैलीलियो का लॉ का एक्सटेंशन फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसने बताया? गैलीलियो ने। बाद में दोस्तों न्यूटन ने इसको और एक्सप्लेन करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर बताएं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि m द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, वो v वेग से दीवार से टकराता है और उसी वेग से वापस आ जाता है, तो पिंड के संवेग में अंतर बताइए। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई एक वॉल है, ठीक है, m मास की कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, जिसका वेग v है। तो दोस्तों ये टकराता है और टकराने के बाद में दोस्तों इसी वेग से वापस आ जाता है, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? संवेग होता क्या है? मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो स्टार्टिंग में संवेग कितना था? मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू वी। बाद में कितना हुआ? मास तो उतना ही रहेगा बॉल का, वेग भी उतना ही दिया हुआ है, तो m इंटू वी। तो आप लोग सोचेंगे mv में से mv घट जाएगा तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे जो वेग होती है वो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी आप लोगों को यहां पर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो अगर आप लोग इस दिशा को v ले रहे हो तो इस दिशा को -v लो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इस दिशा को आपने प्लस लिया है तो उसको माइनस लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -mv। तो इसमें से जब ये घटाओगे mv माइनस mv तो आपका आंसर हो जाएगा 2mv, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताइए। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों को मोमेंटम दिया हुआ है, संवेग दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? आप लोगों को द्रव्यमान दिया हुआ है। आप लोगों से गतिज ऊर्जा पूछिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो आपका जानते हो 12mv² होता है, लेकिन हम लोगों को दोस्तों वेग नहीं दिया हुआ, तो एक फॉर्मूला और ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में। तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, जहां पर p क्या होता है? संवेग होता है। संवेग दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 अपॉन 2। m कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 3 दिया हुआ है, 2 से 2 कटा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। और एनर्जी को किस में मेजर करा जाता है? जूल में करा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? एटम क्या है? तो आप लोग सभी जानते होंगे एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो कोई भी एटम होता है, इसके न्यूक्लियस में यानी नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई भी एटम होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता,
प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इन दोनों आवेश का जो मान होता है वो भी सेम होता है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब है तो इस पे भी उतना ही होता है, बस धनात्मक होता है। तो जितना प्रोटॉन यानी जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक। तो अगर हम लोग बात करें चार्ज की तो कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। और दोस्तों आपके लिए सेशन लेकर आया हूं, लाइक करते हुए चलते रहिएगा। बताइए क्वेश्चन को, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर आप लोगों को चार्ज करना है तो उसके लिए क्या चीजें होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों सोडियम की, है ना, सोडियम की, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। दोस्तों अभी इस पे कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस पे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। पीरियोडिक टेबल में होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम 11वें नंबर पे आता है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। अब आप लोग ध्यान रखें कि ये जो आपका परमाणु होता है बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, बाहरी कक्षाओं में आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी मान लीजिए 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या होगा? प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10। यानी दोस्तों नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज वाली चीज कम हो गई, पॉजिटिव वाली ज्यादा है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान रखेंगे चार्ज जो आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, क्योंकि प्रोटॉन होगा वो तो बाहर जा नहीं सकता, ना ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन आ सकता, बाहरी कक्षाओं से आदान प्रदान हो सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। विच डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी तत्व की विशेषता कौन बताएगा कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा? कैसे आप लोग बता सकते हो? तो ये आप लोग बता सकते हो उनके एटॉमिक नंबर के द्वारा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? नियॉन की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। तो देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप लोगों के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? दूसरी में कितने आ जाएंगे? तीसरी में कितने आ जाएंगे? तो एक फॉर्मूला होता है 2n²। इससे क्या होगा? अगर पहली कक्षा n बराबर 1 रखोगे तो n बराबर 1 रखोगे तो आंसर 2 आएगा। n बराबर 2 पे दोस्तों क्या आएगा? 8 आएगा। n बराबर 3 पे 18 आएगा। ये दर्शाता है कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 आ सकते हैं। तो उसके पास में 11 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, बचा 1, वो अगली कक्षा में चला जाएगा। इसमें 2,8। तो अब ध्यान रखें, कोई भी एटम, कोई भी परमाणु चाहता है उसकी सबसे भारी वाली जो कक्षा हो ना, सबसे भारी वाली, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इनमें से दोस्तों स्टेबल कौन है? ये है, यानी ये तो बिल्कुल रिएक्टिव होगा ही नहीं, जबकि ये रिएक्टिव होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं है। तो जो रिएक्ट करेगा ये नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर बताएं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है कि कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, उसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? तो ये मान लीजिए परमाणु का नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। आप लोगों से कौन सी कक्षा में पूछा है? दूसरी कक्षा में। n बराबर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। जल्दी से बताते जाएंगे। आप लोगों को बोला जा रहा है कि इनमें से किस में 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, कौन से हैं? तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन भी कितने? 18। अब आपको 20 न्यूट्रॉन दिए, इसमें से पहचानना है। ये बेसिकली लिखा हुआ कैसे? ये ऐसे लिखा हुआ है,
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो आप लोगों को दोस्तों नीचे कौन सा नंबर आना चाहिए, 18 आना चाहिए। इसमें से कौन सा है नीचे वाला 18, देखो ये वाला है। और ऊपर क्या आना चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आना चाहिए। प्रोटॉन कितने 18, न्यूट्रॉन कितने 20, 20 प्लस 18 38 आ तो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो आप लोग जानते हैं उन सभी के बारे में अलग अलग स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। कार्बन की प्रॉपर्टी ऐसी है, फ्लोरीन की ऐसे है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जगह रख दिया, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उनको अलग जगह रख दिया। समझ पा रहे हो? तो वर्गीकरण बहुत सारे हुए। जैसे पीरियोडिक टेबल भी क्या है, एक वर्गीकरण है। पीरियोडिक टेबल में क्या करा, टोटल 18 ग्रुप है। तो इस एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है उसको इस ग्रुप में रख दिया, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है उनको इधर रख दिया। समझ पा रहे हो क्या? तो ये भी एक प्रकार का वर्गीकरण था। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो दोस्तों जो डॉब रनर थे इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करा। अगर आप लोगों से पूछे इनके वर्गीकरण का नाम क्या है, तो इनके वर्गीकरण का नाम है डॉबे रनर का ट्रायड लॉ यानी त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया और उन्होंने बताया कि हर दूसरा एलिमेंट जो होगा वो पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के एवरेज के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उन तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे और उन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। हालांकि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले डॉबे रनर ने किया था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोज़ले ने बनाई थी। अगर पुरानी पूछे तो पुरानी वाली किसने बनवाई थी? मेंडलीफ ने। तो पुरानी वाली तो दोस्तों आधारित थी किस पे? एटॉमिक वेट पे। ये तो पुरानी वाली थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों क्लोरीन की। अगर आप लोगों से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछे तो याद रखेंगे दोस्तों कितना? 17। अगर आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। चले आगे आ जाइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, सेशन को लाइक करते हुए चले देखिए। आपको एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहा हूं सारे। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, तो इस प्रवृत्ति से कौन समानता रखता है, यह आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। इधर आओ, देखो, चलो इधर आओ। देखिए ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये पहला ग्रुप, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके टोटल 18 ग्रुप है। यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। दोस्तों ये 18वां जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेज यानी अक्रिय गैस। ये बिल्कुल इनर्ट होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। कारण क्या है? क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरीके से भरी होती है। समझ गए बात को? अब देखिए हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है। पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो पहली कक्षा की कैपेसिटी कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन की थी। इसके पास में अगर 2 आ जाता है ये तो इनर्ट बन जाएगा। मतलब यहां पर हीलियम के साथ में यही कंडीशन होती है। समझ गए क्या बात को? तो आप लोगों से बोला जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो हीलियम जैसी प्रवृत्ति शो करेगा। तो और किसमें ऐसी चीज होती है? तो दोस्तों जो 17वां ग्रुप होता है ना, उनमें भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लो फ्लोरीन है,
फ्लोरीन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाए, 10 हो जाए, तो दोस्तों पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, मतलब भाइतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो देखो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी मैच खा रही है, किससे खा रही है? इन 17 ग्रुप वाले से कर रही है, क्योंकि अगर इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये भी 18वें की तरह बिहेव करेंगे। तो किसके जैसे समानता रख रहा है? हैलोजन। दोस्तों 17वें वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 17वें वर्ग के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब 17वें वर्ग के तत्वों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, उसका साइज आपको बताना है। आप लोग क्या जानते हैं? जो एटम होता है, परमाणु होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है और इसके अंदर नाभिक होता है और बाहर कक्षाएं होती है। जैसे समझो, जैसे मान लीजिए ये कोई आयरन की रॉड है, तो आप लोग जानते हो आयरन की रॉड बहुत सारे आयरन के एटम से मिलकर बनी होगी। तो दोस्तों इस एटम का साइज क्या होता होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ये आप लोगों का हो गया कोई एटम है, और आपको पता है एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। समझ गए? तो अगर आप लोगों से न्यूक्लियस का पूछे, नाभिक का पूछे, तो नाभिक का साइज होता है दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। अगर आप लोगों से पूरे परमाणु का पूछे, तो पूरे परमाणु का जो साइज होता है वो किस ऑर्डर का होता है? 10 की पावर -10 मीटर का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएं। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में 28 तारीख को पूछा गया था। 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आपके शिफ्ट में आया होगा ये क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। ये वाले क्वेश्चन भी इस बार बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं एनटीपीसी में कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी जीबी में मापते हो क्या? जीबी हो गया, टीबी हो गया, एमबी हो गया, केबी हो गया। तो जीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गीगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, आप लोगों से कम 10 से 12 बार पूछा गया इस एनटीपीसी के पेपर में कि दोस्तों एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो एक टीबी यानी 1 टेराबाइट में कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट होते हैं। एक जीबी की बात करें तो 1024 मेगाबाइट, एक मेगाबाइट में 1024 केबी, एक केबी की बात करें तो 1024 बाइट। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बताइए। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन कंप्यूटर लैंग्वेज द कंपाइलर इज। दोस्तों कंपाइलर क्या करता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना। ये एक प्रोग्राम है किसके लिए? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? ये क्वेश्चन भी इस बार के एनटीपीसी में आप लोगों से पूछा गया है। तो कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो ये सभी आप लोगों की लैंग्वेज है। C++, पास्कल, फोर्ट्रेन, विंडो 98 एक आपकी लैंग्वेज नहीं होती, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव शरीर में जल की मात्रा आप लोगों को बताना है। ह्यूमन बॉडी में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो जल की मात्रा जो होती है दोस्तों लगभग 80% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत लिख दिया है ना, 70 से 80%, ये डी हो जाएगा आपका। ये सी गलत लिखा हुआ, डी हो जाएगा ना, डी कर लेना इसको, है ना। चले आगे आ जाइए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर बताओ, देखते हैं कितने दोस्त बता पाएंगे आंसर। चलिए, आप लोगों को बोला जा रहा है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। आप लोग जब भोजन लेते हो, फूड लेते हो, तो फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ये टूटता है दोस्तों ग्लूकोज में। अगर बात करें प्रोटीन की तो ये टूटता है अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में। और अगर आप लोगों से बात करें फैट की तो ये टूटता है आपके फैटी एसिड में। तो किसके लिए क्वेश्चन में पूछा गया था? कार्बोहाइड्रेट टूटता है आपके ग्लूकोज में। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 28 दिसंबर की क्वेश्चन में पूछा गया था एनटीपीसी में, और 3-4 दिन बाद और आया था शायद, ये 5 या 6 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। आंसर बताएंगे। तो जो बाइल होता है या बाइल जूस कहाँ से निकलता है? तो जो बाइल जूस होता है ये निकलता है दोस्तों लीवर से। कहाँ से निकलता है? लीवर से। अगर आप लोगों से पूछे इसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, स्टोरेज होता है दोस्तों गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में, या फिर आप लोग बोल सकते हो पित्त की थैली में। ठीक है, तो स्टोरेज में क्या, स्टोरेज कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। और जिसका सीक्रेशन होता है कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हमारा जो पेट होता है, आमाशय होता है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या था, पहले इसका आंसर दीजिए। तो देखिए जो हमारा स्टमक होता है ना, देखिए ये तो हमारा मुंह हो गया, ये होता है ना, ये जो हमारा स्टमक होता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग का पाया जाता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दोस्तों काम क्या होता है? जो आपका फूड होता है ना, भोजन, इसको सड़ने से बचाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि स्टमक में जो भोजन होता है कितनी देर के लिए होता है, आपको बताए जब भी आप लोग भोजन लेते हो स्टमक में कितनी देर के लिए भोजन रहता है, बताए कमेंट करके। और आप लोगों को ये भी बताना है कि स्टमक में जो भोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो स्टमक में जो भोजन होता है दोस्तों 4 घंटे तक रहता है, और दोस्तों जो भोजन स्टमक में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं काइम। तो इस भोजन को सड़ने से कौन बचाता है? HCl बचाता है। और फंक्शन क्या हो जाएगा? इस फूड में जो भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो आपको बीमार कर सकता है, ये उनको डिस्ट्रॉय करता है। समझ गए बात को? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारे स्टमक की रक्षा HCl से कौन करता है? क्योंकि HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों, ये स्टील को भी पिघला सकता है। तो हमारा स्टमक क्या चीज है? तो ध्यान रखेंगे, स्टमक को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl से, वो कौन करता है? अंदर एक लेयर होती है म्यूकस की। किसकी लेयर होती है? म्यूकस की परत होती है, वो आप लोगों की रक्षा करती है। अब बात आती है सर ये म्यूकस क्या होता है? तो सर्दियों के समय में जो आप लोग के नाकों से निकलता है वो ही आपका म्यूकस होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब क्या है? जटिल रूप से सरल रूप में टूटना। तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आ जाओ देखिए, देखिए आप लोग जो भोजन रखेंगे सबसे पहले माउथ में रखेंगे, माउथ के बाद में ये भोजन जाएगा स्टमक आमाशय में, इसके बाद में छोटी आंत में, इसके बाद में बड़ी आंत में, और ये आपका सुबह बाहर निकल जाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। तो जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? माउथ से होता है। अगर आप लोगों से पूछे माउथ में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। कैसे होता है दोस्तों? जो लार होता है, सलाइवा होता है, लार होता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? माउथ से हुआ। समझ गए? चलो आ जाइए। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताओ। हाँ दोस्तों बहुत बढ़िया, बहुत जने बोल रहे हैं सर सलाइवरी एमाइलेज, बहुत बढ़िया। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। और इस सलाइवरी एमाइलेज को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइलिन नाम से। आप लोग बोलेंगे एमाइलेज के आगे सलाइवरी लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सेम एंजाइम आप लोगों के यहाँ पर पैनक्रियास होता है, अग्नाशय, पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रिएटिक जूस, उस जूस में भी आपका ये एंजाइम पाया जाता है। तो दोनों में अंतर करने के लिए इस वाले एंजाइम को हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बताओ।
तो अगर हम लोग बात करें, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा रिकेट्स, ये क्या होता है, इसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होता है। ये बेरी बेरी जो रोग होता है दोस्तों, वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का दूसरा नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। चलो भैया, ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये आपके विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। स्कर्वी आपके किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, जिसका दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, देखते हैं कितने जने बता पाएंगे। आप लोगों की हड्डी के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कैसे कमजोर हो रही है, विटामिन डी का क्या मतलब है कैल्शियम से। देखो आप लोग मान लीजिए कैल्शियम खा रहे हो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आप लोग विटामिन डी है उसका सेवन नहीं कर रहे, आपकी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही है, कैल्शियम तो खा रहे हो। इसका आंसर कौन बताएगा, बताओ बताओ जल्दी से, इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर कौन बताएगा। तो मेरे दोस्तों जो आप लोगों का विटामिन सी होता है, सॉरी विटामिन डी होता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, अवशोषण बढ़ाता है। अरे दोस्तों आप लोग चीजें खाते जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो उसका कोई मतलब है क्या। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हमारी बॉडी में कौन बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है। चलो आ जाइए, ठीक है। तो ये आप लोग के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है सारे मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा। बताओ दोस्तों 1 ग्राम फैट जो होती है वो कितनी एनर्जी देती है, फैट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सारी की सारी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर 100 ग्राम फैट की अगर हम लोग बात करें, 100 ग्राम की, तो ये आप लोगों का दोस्तों 900 कैलोरी दे रही है। तो 1 ग्राम कितना दे देगा, आप लोगों को 9 कैलोरी दे देगा। ऑप्शन नंबर सी 9 कैलोरी, ठीक है। आ जाओ। और अगर आप लोगों से जूल में पूछा जाता तो ध्यान रखेंगे 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, या लगभग लगभग आप लोग 4.2 जूल बोल सकते हो। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्रोज कंटेन, सुक्रोज में क्या होता है, ये सुक्रोज क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है। इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो जो सुक्रोज होता है इसी को ही हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं या टेबल शर्करा बोलते हैं। क्लियर है क्या। ये सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आप लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, डिसाइड करो ना। तो कार्बोहाइड्रेट का ही कॉमन नेम होता है शुगर। तो सुक्रोज क्या है, एक प्रकार की शुगर बोल लो या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बोल लो। अब ये सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, आइए यहां पर देखिए। देखिए दोस्तों जो सुक्रोज है वो एक आपका डाइसैकेराइड होता है। ये डाइसैकेराइड क्या होता है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको आप लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन से, एक हो जाएगा मोनोसैकेराइड, एक हो जाएगा डाइसैकेराइड, एक हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो आप लोगों का सुक्रोज होता है वो किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। चलो आ जाओ। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइए। बताओ मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनसे कोई ना कोई सब्सटेंस निकलते हैं, ठीक है। अगर हार्मोन्स निकल सकते हैं, है ना, आप लोग का एंजाइम्स निकल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि आपकी हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है। मेरे दोस्तों इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्या कारण है इसका, इसका कारण ये है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी। अगर आप लोगों से पूछा जाता सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी दोस्तों लीवर। अगर आपसे पूछे इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg इसका वेट होता है। आप लोगों से पूछे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, तो पैनक्रियास जो हो जाएगा, अग्नाशय, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताए
बताए दोस्तों आंसर। जो डायबिटीज होती है ना, इसको किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों आस पड़ोस में या अपने फैमिली में किसी मेंबर को जिनके डायबिटीज़ प्रॉब्लम होती है, अपने दादा दादी किसी को, तो किसके इंजेक्शन लगते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। क्या होता है इंसुलिन से? आइए देखते हैं। देखिए, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जब इसका डाइजेशन होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो पैनक्रियास अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? ना भैया ना। आपके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी मधुमेह। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाओ जिससे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए दोस्तों। इसमें एक ऑप्शन रह गया है, आई एम सॉरी, एक ऑप्शन रह गया है। ऑप्शन नंबर ई सेल्सियस है ना, जो इंपॉर्टेंट था वो तो रह गया। बताओ तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? बताइए सर। दिन भर में कितनी क्लास लेते हैं दोस्तों? जिस दिन आप लोग मिठाई का डिब्बा लेकर नहीं आओगे ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तब तक क्लास चलती रहेगी। आ जाओ। तो भैया ये देखते ही आप क्लिक करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ध्यान रखेंगे सेल्सियस एसआई मात्रक नहीं होता। जो एसआई मात्रक होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये जूल किसका मात्रक होता है? एनर्जी का होता है, वर्क का होता है। वाट किसका होता है? पावर का होता है, शक्ति का होता है। ये कैलोरी किसका होता है? देखो जूल आपका एनर्जी का भी होता है, वर्क का भी होता है, हीट का भी होता है। कैलोरी भी हीट का मात्रक होता है, लेकिन कैसा मात्रक होता है दोस्तों? सीजीएस मात्रक होता है। जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। जो मछली होती है वो किसकी सहायता से सांस लेती है? आप लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मछलियों का अलग होता है, सांप का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम जो सांस लेते हैं वो तो फेफड़ों से लेते हैं, लेकिन अगर दोस्तों बात करें मछलियों की तो वो अपने गिल से लेती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़े भी बोलते हैं। तो इन्हीं से दोस्तों क्या करते हैं? वो श्वसन करती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। दोस्तों जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट बतानी है। अगर आप लोगों से स्मॉल जी की पूछी जाती तो स्मॉल जी तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और त्वरण कोई सा भी हो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो कैपिटल जी की पूछ रहा है। कैपिटल जी क्या होता है? कोई भी दो द्रव्यमान होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका मान कितना होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो क्या लिख दो? कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर करोगे। ठीक है, नीचे m1 m2 यानी kg स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो यार, सभी के सभी सारे सही आंसर दे रहे हैं। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताओ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि जो टैकोमीटर होता है, एक डिवाइस है, उपकरण है, इससे क्या मापोगे? तो ध्यान रखो, आप लोग क्या करोगे? आपकी जो एक्टिवा है या आपके पास में साइकिल है या बाइक है, उसको करना स्टैंड पे खड़ा, एक्सीलरेटर देना, पीछे वाला टायर क्या बहुत तेज घूमेगा क्या? तो अगर आप लोगों को इसकी स्पीड निकालनी है, फॉर एग्जांपल ये 100 आरपीएम से घूम रहा है। 100 आरपीएम का मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 100 रोटेशन कर रहा है ये। तो इसको कैसे निकालते हो? एक डिवाइस होती है टैकोमीटर जिसको बोलते हैं, जिसका एक एंड काफी शार्प होता है। जैसे ही आप लोग इधर लगाओगे तो रीडिंग आ जाएगी, जैसे मान लो 600 आरपीएम, 300 आरपीएम, 200 आरपीएम जो भी होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग स्पीड नापते हो। और कौन सी स्पीड दोस्तों? रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति।
है ना, घूर्णन गति। चले आगे, चलिए देखो इस प्रकार का होता है, देख पा रहे हो आप लोग, इस प्रकार का ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है। बताए क्वेश्चन का आंसर, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो भैया मैथ्स का आ गया। तो आपको बोला जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो सिंपली क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से गुना कर दो। 72/18, 4 5 चौक 20, आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आंसर बताइए, आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 150 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, चलो मान लिया, 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित हो जाती है। त्वरण बताओ। तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। कितना परिवर्तन हुआ, 6 से 16 हो गया। परिवर्तन कितने का हो गया भैया, 10 मीटर पर सेकंड का हो गया। कितने समय में हुआ, 5 सेकंड में हुआ। 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिए, कंजूसी ना करिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी की बात कर रहा है। दोस्तों इसका सूत्र आपको बताना है, तो ध्यान रखिए ये हमारी अर्थ है। अगर यहां पर मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं तो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये आता कहां से है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होती है वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻11। ये m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है ना। तो जब ये सब सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर 9.8 आता है। तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला याद करो, Gm अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ALP 2018 में ALP 2018 CBT 1 है ना, CBT 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप लोग आंसर बता पाओगे क्या। क्वेश्चन में आप लोगों से यह पूछा गया कि ये आप लोगों की अर्थ है, अगर अर्थ का द्रव्यमान यानी m को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप लोग इसकी त्रिज्या बढ़ा दो, पृथ्वी की त्रिज्या कैसे भी बढ़ जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा बताओ। बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या कुछ कह नहीं सकते, बताओ। तो मेरे दोस्तों क्या फॉर्मूला है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप लोग त्रिज्या को बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू पूरी घटेगी, यानी ये पूरी वैल्यू क्या है, स्मॉल जी, इसका मान कम होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताते चलिए। वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं, ये मापते हैं दोस्तों एल्टीमीटर से। किससे, एल्टीमीटर से। आ जाओ। तो गति के समीकरण के संबंध में कौन सा गलत है, 3 समीकरण होते हैं गति के, कौन कौन से। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है त्वरण, t क्या है समय। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जरा बताना कौन सा गलत आप लोगों को लग रहा है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो सही लग रहा है, तो दूसरा समीकरण है। ये देखो ये पहला समीकरण है। अब देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, लिख लो भाई, क्या दिक्कत है। तो ये वाला समीकरण भी सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताइए। चलिए आंसर आप लोग बताते चलेंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है बल इंटू विस्थापन क्या होता है। ये कोई आप लोगों की वस्तु है, आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से इस पर कुछ विस्थापन भी हुआ, तो बल गुना विस्थापन क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
वो आप लोगों को प्रोजेक्शन एंगल बताना है जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई क्या है, बराबर है। सर क्या क्वेश्चन है, समझ में ही नहीं आया। आ जाओ देखते हैं। तो ये मान लीजिए दोस्तों धरती है, यहां से आप लोगों ने कोई बॉल को किक मारी, इसका प्रारंभिक वेग मान लीजिए दोस्तों u है, और इसकी जो दिशा है वो मान लीजिए पृथ्वी के साथ में या आपके हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो दो चीजें होगी, इसके साथ में ऐसे जाएगा झुन 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 झुन, ये इधर आ जाएगा। तो जहां से स्टार्ट किया जहां पर आके खत्म करा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज यानी परास। और दोस्तों ये जो अधिकतम ऊंचाई होती है ये आपका हो जाएगा h। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आप लोगों का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आ जाओ दोनों को बराबर रख लो। किसको रखना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। भैया u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ गया, g से g उड़ गया, ये 2 इधर आएगा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा आप लोग लिख लो। ये साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा तो ये कॉस थीटा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 4 और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4। ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में आया था, थोड़ा सा डाटा चेंज है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो आया था पहले आप वो बताओ। इसका जब एनालिसिस करा था बड़े बड़े टीचर इसका आंसर बड़े शौक से बता रहे थे, मैं आपको बताऊंगा क्या। चलो मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन। ये आया था कि अर्थ पर किसी वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है 60 kg, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। जब मैं एनालिसिस देख रहा था काफ़ी मज़ा आ रहा था। उन्होंने बोला देखो यहाँ पर 60 kg है, वहाँ पर बट्टे 6 हो जाता है, 10 kg हो जाता है। अरे मेरे दोस्तों द्रव्यमान पे मास पे कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। मास पे द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो फिर किस पे होता है सर, जी में होता है, गुरुत्वीय त्वरण पे। तो ध्यान रखिए जो भार होता है वो क्या होता है, mg होता है, ठीक है। अगर आप लोग चंद्रमा पर जाएंगे वहां पर भार क्या होगा, m इंटू जी होगा, लेकिन जो चंद्रमा पर जी होता है वो पृथ्वी के जी का बट्टे 6 होता है, ये होता है। क्लियर। तो अगर पृथ्वी पर भार दोस्तों ये mg 600 है, तो वहां पर भार बताना है, तो mg 600 बट्टे 6 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन ना। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, चलिए। तो भार बट्टे 6 हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण भी बट्टे 6 हो जाता है, द्रव्यमान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन बताए, फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है। किसको, ये सीधे आप लोग नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग हो जाता है। ये जो पायरिया डिजीज है ये कौन से ऑर्गन को आपको अफेक्ट करती है, तो ये होता है दोस्तों दांत और मसूड़ों में। इसके कई कारण हो सकते हैं, आप लोगों की जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं होना है ना, या आप लोग के दोस्तों बहुत ज़्यादा आप लोगों का बाहर का फूड खाना, तो इससे आप लोगों को पायरिया रोग हो सकता है। ये आपका जो डिजीज है दोस्तों कौन सी है, पायरिया डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बताइए, आंसर बताए दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो बोला जा रहा है ऑक्टेव के नियम में कहा गया है कि अगर रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। दोस्तों जब क्लासिफिकेशन हो रहा था, वर्गीकरण हो रहा था, हर साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग तरीका बताया। किसी ने बोला ऐसे वर्गीकरण करो, तो उसी में ही एक साइंटिस्ट है ऑक्टेव, इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंट्स नॉन हैं, उस समय जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये सभी एलिमेंट्स नॉन थे, इन सबको मैंने एक कार्ड बना दिया, हाइड्रोजन का कार्ड, लिथियम का एक कार्ड है ना, आप लोग का सोडियम का एक कार्ड, और सभी पे उनके परमाणु द्रव्यमान लिख दिए।
तो जो सबसे छोटा परमाणु द्रव्यमान था उसको सजाया, फिर उससे ज़्यादा वाले को, 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 फिर उससे ज़्यादा वाले को। क्लियर? अब दोस्तों जैसे ही उससे ज़्यादा वाला कार्ड आया, मैंने देखा यार उस कार्ड की प्रॉपर्टी तो बिल्कुल इसके जैसे लग रही है, उसको मैंने इसके नीचे लगा दिया। इसके बाद में देखा इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसे, तो इसके नीचे लगा दिया। तो उन्होंने बोला हर 7 के बाद में प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसे होगी, इसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसे होगी। तो कितने एलिमेंट्स के बाद में रिपीट हो रही है? 7 के बाद में रिपीट हो रही है। जो 8वां आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी है। इसको हम लोग संगीत के जो सारे गामा पा नियम होता है उससे भी क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं इसको। समझ गए? तो अगर आप लोगों से पूछे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक सही रिजल्ट दे रहा था, कैल्शियम तक दे रहा था दोस्तों, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये आप लोगों का कितने एलिमेंट्स के बाद में, 7 के बाद में। गलती से भी 8 नहीं करते, ऑप्शन में 8 नहीं था, वरना आप लोग अभी 8 ही करते सारे। बताओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, पहले तो आप लोग समझिए इस स्वतंत्र रूप का मतलब क्या होता है। स्वतंत्र रूप का मतलब होता है बिल्कुल जीरो वेलोसिटी से गिर रहे हो, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी से गिर रहे हो। अगर आप लोग इसको ऐसे गिरते तब आप लोग इसको नहीं बोलते कि आप लोगों ने इसको फ्रीली गिरा है। समझ रहे हो? पहली बात क्लियर है? अब आ जाओ। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप लोग का फ्रीली फॉल होता है, मान लीजिए ऐसे छोड़ दिया, तो ध्यान रखेंगे जैसे मान लीजिए ज़मीन है, अभी दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ज़मीन से मान लीजिए h ऊंचाई पर है, तो इसके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ज़मीन से ऊंचाई कम होती जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी कम। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है क्या दोस्तों? एनर्जी का कभी भी लॉस नहीं हो सकता। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। तो देखिए जैसे ही आप लोगों ने छोड़ा, अब इसकी स्पीड तेज होती जा रही ना, इसकी वेलोसिटी, इसकी गति, यानी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि क्षारीय मृदा धातु नहीं है? कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल यानी क्षार धातु। और ध्यान रखेंगे जो दूसरा आप लोगों का ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षार मृदा धातु। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा क्षार मृदा धातु नहीं है? दोस्तों देखो ये छुपकर बैठा है पोटेशियम। सर इसको बाहर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि देखो पोटेशियम जो होता है ना, ये है आपका पोटेशियम। तो ये तो पहले ग्रुप का है, दूसरे का थोड़ी है। अगर दूसरे का होता तब जाके मैं इसको क्षार मृदा धातु बोलता। तो सर दूसरे को कैसे याद रखें? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है क्या? तो देखो बेटा आ गया, मांगे आ गया, कार, स्कूटर, बाप। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सेकंड वर्ग के यानी सेकंड ग्रुप के मेंबर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को बताना है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। तो आपको इसका द्रव्यमान बताना है। आप लोग जानते हैं अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो ये कितना आपको दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 125। आप लोगों को क्या बताना है? मास बताना है। तो m क्या हो जाएगा आप लोगों का? 125 × 2/v²। वेग कितना दिया हुआ है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 125/25, 5, 5 दूनी 2, 10। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, आ जाओ। सर जी ब्लैक होल के बारे में बता दीजिए। दोस्तों ये क्लास हम लोग यहाँ पर एंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोनू जी है, उनको ब्लैक होल के बारे में जानना है। उनको इनके बारे में जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन समझूं। तो मोनू जी यहाँ पर देख रहे हैं 2668 बच्चे। तो अगर आपको मैं हटा भी दूँ तो मुझे 2667 जनों का ध्यान रखना है। तो ये ब्लैक होल वगैरह इसका एक अलग से वीडियो कर देंगे। अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है मोनू जी, आ जाओ।
क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दोस्तों, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोग्राम। तो ये आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। चलो आ जाओ। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए, अब भैया रेफ्रिजरेटर कैसे ठंडा होता है बता दो क्या? चलो आ जाओ, समझाता हूँ। मेरे दोस्तों ध्यान रखो, जिंदगी में कोई भी मशीन हो वो हमेशा एक साइकिल पे वर्क करती है। जैसे क्या ह्यूमन बॉडी एक मशीन है क्या? तो आपकी भी क्या एक साइकिल फॉलो होती है क्या? सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, काम करते हो, फिर लंच करते हो, फिर और काम करते हो, फिर रात को डिनर करके फिर और काम करते हो, फिर सो जाते हो, फिर फ्रेश होते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है, फिर काम करते हो, लंच करते हो, फिर और काम करते हो, फिर घर आके डिनर करते हो, फिर और काम करते हो। समझ रहे हो क्या? तो आपकी एक साइकिल चल रही है क्या? तो रेफ्रिजरेटर भी दोस्तों एक साइकिल पे वर्क करता है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? यहां पर होता है इवेपरेटर। क्या होता है? इवेपरेटर। दोस्तों इसके बाद में होता है कंप्रेसर। आप लोगों का जब फ्रीज सही करने वाला आता होगा, बोलता होगा ना कि आपका कंप्रेसर खराब हो गया। क्लियर है क्या? इसके बाद में होता है दोस्तों कंडेंसर। इसके बाद में एक होती है थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, इसमें एक लिक्विड फ्लो करता है जो क्या करता है? रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अब बात आती है कि क्या सर अमोनिया का ही यूज करते हैं क्या? नहीं दोस्तों, जो अमोनिया होता है ये तो वहां पर यूज होता है जब आप लोगों को बहुत ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी चाहिए, जैसे आप लोगों के प्लांट में यूज होता है। अगर हम लोग बात करें जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें यूज होता है दोस्तों फ्रियोन। फ्रियोन बोले तो CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताओ। RDX क्या है? तो RDX क्या है जल्दी से बताएंगे। तो ये आप लोगों का एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, एक विस्फोटक पदार्थ है। फुल फॉर्म आप लोगों से पूछे RDX की तो रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आप लोगों से इसका केमिकल नेम पूछे तो साइक्लोट्राई मेथाइलिन टाइनाइट्रोमाइन इसका केमिकल नेम हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आ जाओ दोस्तों। देखो मज़ा आ गया ये बात सुन के, हाँ सर और काम करने का मौका मिलेगा। अरे बच्चों पढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रात को भी पढ़ोगे ना। इधर आओ जल्दी से बताओ आंसर। तो व्हाट इज आइसोबार समभारिक क्या होते हैं? तो आप लोगों के दोस्तों ऐसे परमाणु यहाँ पर देखिए जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि सेम एटॉमिक मास एंड एट, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एटॉमिक मास सेम होना चाहिए क्या? सर ये एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। आ जाओ बता देता हूं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? एटॉमिक मास, ये जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसी के आगे, इसके आगे AMU लगा दोगे आप तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आइसोबार समभारिक को आप लोग क्या बोल सकते हो? जिनके परमाणु भार एक जैसे हो। तो सेम एटॉमिक मास, यूनिफॉर्म मास नंबर, एक जैसा द्रव्यमान संख्या एक जैसा, ठीक है ठीक है। एंड हाँ ये हो गया ना ऑप्शन नंबर ए। तो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या तो दोस्तों एक जैसा हो गया, और नीचे वाला नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, वो अलग अलग है। चलो आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो दोस्तों जो बीटा रेज होती है उसमें क्या होते हैं? बीटा पार्टिकल होते हैं। अब ये बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ये बेसिकली हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो बीटा पार्टिकल क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है। यहां पर आप लोग देख सकते हो बीटा के बारे में। बीटा क्या है? हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स ही है जो जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। देखो तीन आप लोगों को ऑप्शंस दिए, मैं बताओ क्या आप लोगों को लगते हैं?
दोस्तों ये आइसोटोप्स होते हैं क्या? आइसोटोप्स के लिए तो कंडीशन क्या है कि नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। भैया ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा। दोस्तों आइसोबार है क्या? आइसोबार के लिए कंडीशन ये है कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ये आइसोटोन्स क्या होता है दोस्तों? इसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाले? ऊपर वाला नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नीचे वाला नंबर होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। यानी यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 14 है। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 15 है। यहाँ पर प्रोटॉन 16। तो आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 30 है। आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 30 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16। यहाँ पर 31 में से 15 गए 16, 32 में से 16 गए 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16। तो ये आपके आइसोटोन्स है, जिसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों ये आंसर 118 आएगा ना, 118 आएगा ये। तो बोला जा रहा है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार पूछा जा रहा है। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्वों का वर्गीकरण हम लोगों ने किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 118। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर आप लोगों से पूछे टोटल एलिमेंट्स कितने नॉन हैं दोस्तों 118। अगर आप लोगों से पूछे इसमें नेचुरली कितने मिले हैं 94 आप लोगों को नेचुरली मिले हैं। आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से कितने बनाए? 24 बनाए। पहली बात क्लियर है? ठीक है। अगर आप लोगों से पूछे इन एलिमेंट्स में कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटलॉइड है, तो इसमें से 91 में दोस्तों मेटल है, 20 नॉन मेटल है, 7 आपके मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसे होती है। जोड़ के देख लो 91 प्लस 20 प्लस 7, ये आपके हो जाएंगे दोस्तों 118। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले 118वें एलिमेंट का नाम बताओ, तो यूनियन सेप्टियम जिसका सिंबल होता है UUO, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बताइए बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए, तो आउटर मोस्ट शेल में ये हो गया आपका नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। दोस्तों जो भी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे कोई बताएंगे कि क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है, ये कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कौन बताएगा? देखते हैं किसका सही आंसर होगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। परमाणु क्रमांक 17 का मतलब है प्रोटॉन की संख्या 17। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोस्तों? 17। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में 8, बचे कितने? 7, वो अगली कक्षा में चल जाएंगे। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। चलो आगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज द लोएस्ट। इनमें से किसके परमाणु का आयतन कम है? अब जैसे मान लीजिए ये एटम है, परमाणु है, इसकी रेडियस r है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो आपको बताना है किसका आयतन सबसे कम होता है। कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहा है कि किसकी रेडियस सबसे कम है। तो आइए एक चीज़ हम लोग देखते हैं। इधर देखो दोस्तों, ये पीरियोडिक टेबल है। अगर आप लोग ऊपर से नीचे आओगे तो जो एटॉमिक रेडियस होगी परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? बढ़ती है। आपको कौन सी चाहिए? हमको तो कम वाली चाहिए। यानी हम लोग चाहते हैं ऊपर की ऊपर जो मिल जाए वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो मेरे दोस्तों देखो हीलियम कहां पर है? आप लोगों के पहले पीरियड में देखो हाइड्रोजन ये रहा, हीलियम ये रहा। अब इसके नीचे आओगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। हमको कम चाहिए तो इधर ही रुक जाओ ना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा हीलियम। मजा तो तब आता जब ऑप्शन में आप लोगों को हाइड्रोजन भी दिया होता और आप आंखें मूंद के आंसर लगाते ऐसे और एग्जामिनर लगाता ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, आपको लगता है हाइड्रोजन ही होगा। लेकिन मेरे दोस्तों इधर आओ, जब आप लोग यहां से यहां पर चलोगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, तो हीलियम से ज्यादा होगी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन और हीलियम में कम किसकी होगी? हीलियम की होगी। समझ गए? चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएं। आप लोगों से पूछा जा रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन होती है वो किसको किससे सेपरेट करती है। मेरे दोस्तों ये आ गई आप लोगों की पीरियोडिक टेबल। ये जो स्काई ब्लू कलर के एलिमेंट्स देख पा रहे हो ये आपके मेटल है, येलो वाले देख पा रहे हो नॉन मेटल है। यहां पर ये जिगजैग लाइन में ये सीढ़ियों में जो आ रहे हैं वो मेटलॉइड है, उपधातु। तो ये जिगजैग लाइन किसको सेपरेट कर रही है? इसके एक तरफ नॉन मेटल है, एक तरफ मेटल है, एक तरफ नॉन मेटल है। तो किसको सेपरेट कर रही है? मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट कर रही है, तो मेटल्स को नॉन मेटल से कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अधातुओं से धातुओं को अलग कर रही है। बताओ, जो डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है? अब बात आती है कि अयस्क में अयस्क होता क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो अयस्क का मतलब क्या होता है? अगर किसी से आप लोग कोई पर्टिकुलर मेटल निकाल सकते हो तो उसको हम लोग अयस्क बोलेंगे। बॉक्साइट से दोस्तों क्या निकाला जा सकता है? एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो आप लोगों से डोलोमाइट का पूछा गया था, तो ध्यान रखिए डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम के और कौन कौन से अयस्क होते हैं? आपका मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है। लेकिन जो आप लोगों को याद रखना है वो एक तो कार्नेलाइट करना है, ये बहुत पूछा जाता है, और एक डोलोमाइट। तो ये आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा। इससे क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम मिलता है। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका फॉर्मूला पूछा है क्या? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगर पूछते किसका है तो मैग्नीशियम का है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के साथ में तेजी से अभिक्रिया कौन करेगी? तो आप लोगों का देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग मैग्नीशियम को खुले में रख दोगे तो दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ में तुरंत अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? मैग्नीशियम की होती है। क्या बना लेती है दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताएं। सर सबसे छोटा एटम तो हाइड्रोजन होता है ना, बताओ हीलियम कैसे? बता दूं क्या? यशपाल जी बोल रहे हैं सर बताओ, मुझे समझ नहीं आया। चलो यशपाल जी इसका आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो इधर आओ। अरे मुझे कमेंट करके बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दोस्तों 1 होता है। चलिए ठीक है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। जानते हो ये 1H1 ये हाइड्रोजन होता है, 2He4 ये आप लोगों का हीलियम होता है। तो आप लोग मुझे बताओ नीचे वाला नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है? आपका द्रव्यमान संख्या होती है। चलो इसको छोड़ो। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया। ये इसकी पहली कक्षा। तो नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? बाहरी कक्षाओं में। जबकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर क्या होगा? 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, जबकि यहां पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो ज्यादा आकर्षण होगा ना। आकर्षण ज्यादा होने की वजह से हीलियम का साइज कम हो जाएगा। क्लियर? अब इसका आंसर बताओ।
देखो ध्यान रखोगे, जिसमें OH ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। तो आंसर तो दोस्तों या तो ये होगा या फिर ये होगा। कार्बन कितने हैं? 2। एक का मतलब होता है मैथ, 2 का मतलब होता है एथ, तो कहीं ना कहीं एथ करके कुछ आएगा, तो एथिल एल्कोहल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ऑप्शन में ये नहीं दिया हो तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी एल्कोहल वाले आपके कंपाउंड होते हैं ना, उनका IUPAC जब नाम लिखा जाता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो या तो एथिल एल्कोहल बोल लो या एथेनॉल बोल लो, बात आपकी एक ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए आप लोग किसका यूज कर सकते हो? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसका यूज कर सकते हो दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से कोई पूछे ऑक्जेलिक एसिड का ये आप लोग फॉर्मूला बताओ, तो C2H2O4 इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, बताए सर PDF कहाँ मिलती है क्लास की? कुलदीप जी, जब आपकी क्लास एंड हो जाएगी तो वहां पर कमेंट में आप लोगों को PDF मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? देखिए ये आप लोगों की पीरियोडिक टेबल हो गई। आप लोगों से किसकी बात कर रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कहीं ना कहीं 17वें ग्रुप की बात कर रहा है। ध्यान रखेंगे ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। कैसे याद रखेंगे? अरे सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अब इससे नीचे आओगे तो घटेगी घटेगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन होगा। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे जो रिएक्टिविटी होगी, क्रियाशीलता होगी, कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, आप लोगों से पूछा जा रहा है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका यूज करोगे बताओ जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोडियम बेंजोएट। इसका इस्तेमाल करा जाता है जिससे जो जूस हो वो आपका खराब नहीं हो, इसको दोस्तों सड़ने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला। तो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम? दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा। अगर आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछे तो Na2CO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछे सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो हो जाएगा NaHCO3। ये क्या होता है? खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे आंसर। आंसर आप लोग बताए। आप लोगों से पूछा जा रहा है जो बेकिंग पाउडर होता है वो किसका मिक्सचर होता है? किन दो चीज का मिक्सचर होता है? तो बेकिंग पाउडर, याद है अभी अभी मैंने बताया दोस्तों, जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। तो ये किससे मिलता है? ये आप लोगों का जो आपका बेकिंग सोडा है NaHCO3। तो जब बेकिंग सोडे को आप लोग टार्टरिक अम्ल के साथ मिलाओगे तब निर्माण होता है किसके? बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग पाउडर के लिए आप लोग दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड को मिलाओ, तब आप लोगों को निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इनमें से सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं? ये सुसाइड बैग किसको बोलते हैं बताइए। आंसर आप लोग बताएं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो सेल होती है इस सेल में एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। इसमें क्या भरे होते हैं दोस्तों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? ध्यान रखें दोस्तों, इसमें कुछ आप लोग का लिक्विड भरा हुआ है। तो इसका काम क्या होता है? इसके 2 काम होते हैं। जब कोई सेल मैच्योर हो रही होती है, जब कोई सेल ग्रोथ करती है तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। लेकिन जब सेल आपकी मैच्योर हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और ये जो लिक्विड होगा ये बाहर आ जाएगा, अपनी ही सेल को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे।
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आप लोगों को बतानी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका बतानी है आपको, तो वो आपकी हो जाएगी दोस्तों माइकोप्लाज्मा। अगर आप लोगों से सबसे बड़ी पूछे तो वो शतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी ह्यूमन में पूछे तो ह्यूमन में सबसे छोटी कौन सी होती है दोस्तों, स्पर्म होती है। ह्यूमन में सबसे बड़ी स्पर्म तो क्या होती है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी की बात करें तो दोस्तों एग सेल जो फीमेल में होती है ना, ये सबसे बड़ी। और सबसे लंबी पूछे तो ये आपका न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, कहाँ की, हमारे शरीर की। लेकिन ओवरऑल पूछ रहा है सबसे छोटी कोशिका, तो ये माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली होती है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा, देखता हूं मैं इमेज है या नहीं है, रुको, नहीं, चलो इधर आओ। तो देखो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन होंगे वो घूमता है नहीं घूमता, बताओ। तो कोई भी मान लीजिए आप लोगों ने धागा लिया, इस पे कोई m द्रव्यमान का पत्थर बांध दिया, तो जब आप लोग इसको घुमाओगे तो इस पे बाहर की और एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे भी क्या होगा दोस्तों, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, तो जितने भी कपड़े होंगे दोस्तों वो यहां पर आ जाएंगे, क्या क्लियर, घूमते घूमते। तो ये आपका होता है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बोल लो या सेंट्रीफ्यूज बोल लो, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एक जना बोल रहा है पंडित सूर्य कुमार गोरखपुर जी, भाई बाल काट लो। आपने काट लिए क्या उखाड़ लिया, ठीक है, तो बाल भी काट लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सूर्य कुमार जी एक ही कमेंट करते जा रहे हैं, सर बाल काट लो। आप सिलेक्शन ले लो, मैंने आपको बोला कि आप सिलेक्शन ले लो, 4 साल से बैठे हो नहीं ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए खुद समझदार हो। इधर आ जाओ। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से, देखिए शून्य में बोलो, इसको बोलो वैक्यूम, निर्वात। क्या बोलो दोस्तों, निर्वात बोलो। तो निर्वात में शून्य रूप से गिरने वाली वस्तु का, जैसे कोई भी वैक्यूम है, आपने इसको ऐसे घेर दिया, समझ पा रहे हो बात को। तो कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु होगी तो दोस्तों इस पे नीचे की ओर एक त्वरण वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू चेंज होती है क्या, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो क्या चेंज नहीं होता, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन दोस्तों सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी वस्तु का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व आघूर्ण, उसको किस में मापोगे, बताओ। तो अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का हाथ है, आपने इसमें एक धागा लिया, इससे एक m द्रव्यमान की वस्तु बांध दी, तो ध्यान रखिए अगर आप लोग इसको घुमा रहे हो तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, m × r²। r क्या होता है दोस्तों, ये दूरी। तो m द्रव्यमान को किस में मापोगे, किलोग्राम में, दूरी को किस में मापोगे, मीटर में, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो किलोग्राम × मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर बताइए। गौरी शंकर जी बोल रहे हैं मेरा नाम ले लो। ऐसा क्या कर लिया आपने जो आपका नाम लिया जाए, बताओ। मोदी जी के साथ चाय पी के आए हो क्या आप, जो आपका नाम लिया जाए, सर मेरा नाम लो, मैंने ये काम करके आया हूं मैं। तो प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी दोस्तों, यूनिट में बताना है। आपको पता है आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि अगर कुछ इस प्रकार से आपके घर में बल्ब चलेंगे तो कितने यूनिट का कंजम्पशन होगा। तो आ जाइए दोस्तों, 100 वाट का बल्ब, देखो पहले तो समझते हैं यूनिट क्या होता है। देखो इधर आओ, अगर 1 किलोवाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलता है तो कितनी एनर्जी का कंजम्पशन होता है, 1 यूनिट का कंजम्पशन होता है। चलो ठीक है सर, तो आप लोग मुझे बताइए 100 वाट के 10 लैंप है, क्या मैं एक ऐसे बोल सकता हूँ कि 1000 वाट का एक लैंप हो गया। भाई 100 वाट के 10 बोल लो, ये 1000 वाट का बोल लो, बात एक ही है ना। और इस 1000 वाट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट। कितने घंटा चल रहा है, 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे चल रहा है, 8 आवर। तो 8 × 1 8 आ जाएगा।
तो एक दिन में कितनी खपत हो रही है? 8 यूनिट की। आपको महीने में बतानी है, 30 से गुना कर लो, 30 × 8 240, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, हो गए? चलो आ जाइए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। बोला जा रहा है जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका क्या डबल हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर ये v वेग से चल रही है मान लेते हैं, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन डबल, मोमेंटम डबल। अरे बिल्कुल सही है यार, मोमेंटम क्या होता है? m × v होता है। अगर आपने v की जगह 2v कर दिया तो अब क्या हो जाएगा? मोमेंटम m × 2v, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम इज डबल, संवेग दुगना हो जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताए। दोस्तों जो भी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह 9:30 बजे YouTube पर मैं एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं। आप आइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बहुत आप लोगों के लिए मैंने सरप्राइज रखा है। ठीक है, आ जाओ। तो किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों नॉट होता क्या है? ये इसकी स्पेलिंग होगी KNOT। तो नॉट का जो इस्तेमाल होता है वो स्पीड को मापने के लिए होता है। सर कैसे? इधर आ जाओ। इस नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो भी आप लोगों के शिप होते हैं, जलयान होते हैं, उनकी जो गति मापी जाती है वो नॉट में मापी जाती है। अरे इस नॉट में होता क्या है? तो दोस्तों 1.5 माइल्स प्रति घंटे की जो ये चाल है ना, इसी को क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताओ। सर क्लास कब तक चलेगा दोस्तों बताओ, कितने बजे तक चलाए? जब तक चला देंगे। आप तो बैठे हो, मैं तो खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या टेंशन हो रही है? तो किसी वस्तु के संवेग में, मोमेंटम में आपने इंक्रीमेंट कर दिया 20% का। देखिए ध्यान रखिए, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए ये जो मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन में है ना, मोमेंटम इनटू मोमेंटम, तो आपने गणित में वो सवाल करे होंगे कि अगर कोई वर्ग है या कोई आयत है, अगर इसकी लंबाई में इतना इंक्रीमेंट करा, चौड़ाई में इतना इंक्रीमेंट किया, तो एरिया में कितना होगा? समझ रहे हो? सक्सेसिव कुछ बोलते हैं इसको, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वगैरह। तो देखो P × P, इसमें 10% करा, सॉरी इसमें 20 करा, इसमें भी 20 करा, तो वो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, A + B + AB/100। तो क्या हो जाएगा? 20 + 20 40, 40 + 400/100, तो 44 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आ जाओ, क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताओ। एक किलोग्राम मात्रा को, मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसको 9.8 मीटर ऊंचाई पे उठाओगे, तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक आप लोगों का ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, आपको उसको 9 मीटर की 9.8 मीटर की ऊंचाई पर लेके जानी है, तो इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? आप लोग जानते हैं क्या? अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु को आप लोग h हाइट पर लेके जाओगे तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है? mgh आ जाती है। ये एनर्जी आई कहाँ से? क्योंकि दोस्तों इस वस्तु को उठाने के लिए जो आपने वर्क करा, ये ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। तो mgh लगा दो, mgh, m कितना है? 1 किलोग्राम। g आपका कितना होता है? 9.8 होता है। कितनी हाइट तक उठाना है? 9.8 तक। तो 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताए। आप लोगों से बोला जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में लगभग कितना होगा? ये पलायन वेग क्या होता है? आप लोग किसी वस्तु को फेंकोगे, ये तो वापस नीचे आ गई, तेज फेंकोगे थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगी। अगर आप लोग पृथ्वी से किसी वस्तु को इतना तेज फेंको कि कभी जिंदगी में लौटकर वापस नहीं आए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो लगभग कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आरपीएफ में जो रेलवे का पेपर हुआ था आरपीएफ, उसमें पूछा गया था जो मून है, चंद्रमा, इसकी सतह के लिए एस्केप वेलोसिटी बताओ। तो ये आपका हो जाएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। यानी चंद्रमा की सतह से किसी ऑब्जेक्ट को इस स्पीड से फेंकोगे तो वो चंद्रमा पर लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलो आ जाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। ये तो थोड़ा हैवी क्वेश्चन आ गया, क्या करें, क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ये तो प्रॉब्लम आ गई। आप लोगों से पावर का मात्रक पूछा है, पावर का मात्रक तो वाट होता है, लेकिन यार इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो आ जाओ देखते हैं, डरते क्यों हो। तो पावर क्या होता है आप लोगों का, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, तो कार्य बटे समय, समझ में आ गया। कार्य क्या होता है आप लोगों का, बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समय आप लोग जानते हो टाइम। फोर्स को किस में मापते हो दोस्तों, न्यूटन में मापते हो। डिस्टेंस को किस में मापते हो, मतलब विस्थापन को किस में मापते हो, मीटर में। और समय को सेकंड में। अभी भी बात नहीं बैठ रही, मीटर तो ले आया मैं, सेकंड भी ले आया, लेकिन इस न्यूटन को भी हटाओ यार। तो भैया आप लोग जानते हो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन की जगह ये लगा दो, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आपका मीटर अपॉन सेकंड। तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम, ऊपर 2 मीटर है ना तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और नीचे सेकंड क्यूब है, ये ऊपर चला जाएगा तो सेकंड की पावर -3 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए सर, पीडीएफ मिलेगा क्या, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे, आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि बल लगाने पर कोई कार्य न हो तो बल तथा विस्थापन के बीच में एंगल कितना होगा। यहां पर आइए, मान लीजिए दोस्तों कोई सरफेस है, इस पे कोई भी एक m द्रव्यमान की वस्तु है, आपने दोस्तों इस पे कोई फोर्स लगाया, मान लीजिए ऐसे फोर्स लगाया, लेकिन ये बॉडी ऐसे डिस्प्लेस कर रही है, विस्थापन की दिशा मान लीजिए ऐसी है, और मान लीजिए जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है, इन दोनों दिशाओं के बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है आप लोगों का एफ एस कॉस थीटा। अगर मान लीजिए दोस्तों फोर्स और विस्थापन की दिशा के बीच में अगर एंगल 90 है तो कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0 और कार्य 0 आ जाएगा। तो कार्य ना हो या कार्य 0 हो, कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इस बार आप लोगों के एनटीपीसी में पूछा गया है। आप लोग जानते हो ना जो तेल बत्ती होती है, मतलब इसका वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने पहले देखा होगा जब हमारे घर में लाइट जल जाती थी तो हम लोग इस प्रकार का केरोसिन ऑयल वाला हम लोग बत्ती जलाते थे। तो देखो नीचे क्या होता है, एक कंटेनर होता है, बोतल होती है जिसमें क्या भरा होता है, केरोसिन भरा होता है। यहाँ पर एक बत्ती होती है, तो इस बत्ती में केरोसिन की मदद से जो तेल होता है ऊपर की ओर उठता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, केशिका क्रिया बोलते हैं, या केशिकात्व क्रिया आप लोग बोल सकते हो। चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताएंगे। द प्योरिटी ऑफ सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय डिटेक्टिंग। दोस्तों कोई भी ठोस शुद्ध है या नहीं, इसका पता आप लोग कैसे लगा सकते हो। तो आइए यहां पर आप लोग देखते हैं, ध्यान रखेंगे अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, मान लीजिए इसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट है 1000 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है अगर आप लोग इसको गर्म करोगे 1000 डिग्री सेल्सियस पर तो ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली हो, कुछ अशुद्धता मिली हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। यानी 1000 के बजाय दोस्तों अब तो 900 पे ही मेल्ट हो गया। तो हम लोगों को पता पड़ा यार 900 पे ही मेल्ट हो गया, होना 1000 पे चाहिए था, इसका मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है। तो सॉलिड की जो इम्प्योरिटीज होती है वो मेल्टिंग पॉइंट से चेक करी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ। वर्षा की बूंद गोलाकार क्या होती है, आप लोगों को पता है जो वर्षा की बूंद नीचे गिरती है उसका शेप हमेशा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कारण क्या होता है दोस्तों, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई पर खाना देरी से क्यों बनता है। ऊंचाई पर खाना देरी से क्यों बनता है, इसका आप लोगों को कारण बताना है। बताएं आप लोग आंसर।
ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखो, प्रेशर कम होने के साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि अभी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर आप लोग पानी को उबालोगे, मतलब पानी को गर्म करोगे, तो जैसे ही इसका तापमान 100 पहुंचेगा तो वो आपका बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप लोग ऊंचाई पर जाते हो तो वहां पर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यानी जो पानी 100 पे उबल रहा था, अब दोस्तों मान लो 90 पे उबल जाएगा। आप लोग बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, 90 पे उबल गया। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने पहाड़ी पे गए, आप लोगों ने चावल डाले, ठीक है, तो आप गर्म कर रहे हो, गर्म करो दोस्तों, 90 पहुंचते ही तो वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी भाप बनना स्टार्ट हो जाएगी। 90 से ज़्यादा तापमान आप लोग यहाँ पर ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। जबकि यहाँ पर 100 तक ले जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है पानी का वो 100 तक रह सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में आप लोग चावल को रख सकते हो, जबकि यहाँ पर पहाड़ों पर 90 से ऊपर ले ही नहीं जा सकते। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो एक्सरेज होती है वो क्या होती है? क्या एक्सरेज में कोई पार्टिकल्स होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये आप लोगों की एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी तरंगे जिनको आगे चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये निर्वात में से भी चल सकती है। ऐसी तरंगों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। बताओ आंसर, बताओ। -40 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो होता क्या है? C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 होता है। यहाँ पर क्या है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आप लोग रिलेशन निकाल सकते हो। सेल्सियस कितना है? -40, ठीक है, और आप लोगों को फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ध्यान रखेंगे, -40/5 कितना हो जाएगा? -8, -8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? -72। तो -72 बराबर हो जाएगा F-32, और F आपका हो जाएगा 32 -72, यानी भैया ये तो -40 ही आ गया। तो -40 एक ऐसा नंबर है जो कि सेल्सियस में लो या फ़ारेनहाइट में लो, क्या आएगा? सेम ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर सभी के आंसर सही आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो वनस्पति तेल होता है ना, जब आप लोग इसका हाइड्रोजनीकरण करोगे तो कैटेलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करोगे? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो वनस्पति तेल होता है इसका हाइड्रोजनीकरण मैं क्यों करूँ? तो आइए पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, इसके हाइड्रोजनेशन से मतलब क्या है? इसका हाइड्रोजनीकरण से मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जोड़ना। और अगर आप लोग इसका हाइड्रोजनीकरण कर दोगे तो ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोगों को यह पता पड़ा कि हम लोग इसका हाइड्रोजनेशन क्यों कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है? जो अभिक्रिया की दर की स्पीड को तेज कर देता है। तो कौन सा कैटलिस्ट है? निकल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या आप लोगों को बतानी है। भैया ये तो बड़ा हैवी क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम लोग करते हैं। तो इधर आओ, देखो कार्बन क्या होता है? 6C12, ऑक्सीजन क्या होता है? 8O16, यही होता है। इधर आओ दोस्तों, अगर आप लोग इस 12 के आगे अगर आप लोग AMU लगा दोगे तो वो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस 12 के आगे आप लोग ग्राम लगा दोगे तो वो कार्बन का मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास का मतलब क्या है? अगर मैं कार्बन के 1 मोल लूं तो उसका द्रव्यमान इतना होता है। सर ये मोल क्या होता है?
तो मोल एक जस्ट संख्या है, कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी कार्बन के अगर मैं इतने सारे एटम लूँ तो उनका द्रव्यमान कितना होगा 12 ग्राम होगा। अब देखिए CO2, तो कार्बन आ जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूनी 32, तो 32 प्लस 12 44। तो ध्यान रखेंगे कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। और 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल होना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ। किस गैस से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएंगे। तो आप लोगों की सड़े हुए अंडे की जो गंध आती है वो किससे आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके मन में कोई कमेंट हो, कोई इच्छा हो तो बताइए, है ना। 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताएंगे मेरे को। बताए। चले आगे। चलिए, चलिए बहुत तेज कमेंट आ रहे हैं। चलो दोस्तों, कल सुबह 9:30 बजे आप लोगों को लाइव आना है, साइंस का बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग इस क्लास को अभी तो कंटिन्यू करते हैं। बताओ तो कैथोड रे क्या होती है, आप लोगों को बताना कैथोड रे में क्या होती है। चार्ज पार्ट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो वो एक एक्सपेरिमेंट से हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था? जे थॉमसन ने। दोस्तों पता पड़ा कि जो कैथोड रेज है कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों के इसमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। तो कैथोड रे क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स है, इलेक्ट्रॉन्स की धारा है, ऑप्शन नंबर ए। बताए गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? ये क्वेश्चन आप लोगों का ALP CBT 1 2018 में पूछा गया था। तो देखिए गोबर गैस बोला जा सकता है या बायोगैस बोला जा सकता है। तो आइए हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है। तो इसका कंपोजिशन जब आप लोग देखोगे, देखो मीथेन आपका 50 से 75%, सबसे ज़्यादा मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। एल्कोहल कंसिस्ट ऑफ, एल्कोहल में क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहली बात तो मैंने अभी आप लोगों को बताया एल्कोहल क्या होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप शामिल होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन तो जरूरी है ही है, हाइड्रोजन तो है। तो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है पहले तो उसको हटाओ। इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, इसको काट दो। चलो, और ध्यान रखेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक कार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों होने चाहिए दोस्तों किसमें? एल्कोहल में, ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं वो क्या होता है? CnH2n+1OH। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कार्बन अगर आप लोग 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा? CH3OH। कार्बन 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। समझ गए बात को? चलो आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ो, अब यहां पर आओ। बताओ निम्नलिखित में से किसे आप लोग मार्श गैस बोलोगे? दोस्तों मार्श गैस, मार्श का मतलब दलदली एरिया। तो जो मीथेन गैस होती है इसी को मार्श गैस बोलते हैं क्योंकि मार्शी एरिया में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलेगी? जो सोडियम है ना, सोडियम
अगर आप लोग इसको जल में डालोगे तो क्या मिलेगी, रिएक्शन बताइए। तो इधर आओ, देखिए जब आप लोग सोडियम को वाटर में डालोगे तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस आप लोगों का निर्माण होगा हाइड्रोजन गैस का। तो कौन सी गैस आपकी बनेगी, हाइड्रोजन गैस। मेरा क्वेश्चन ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, जरा बताइए, जल्दी से बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है दोस्तों कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलो आ जाओ। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आप लोगों का सिलिकॉन। कितना पाया जाता है दोस्तों, 28.2%। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, जो सैंड होती है, आपके पत्थर होते हैं, इनमें काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, खून में कौन सा अवयव नहीं होता, ब्लड में क्या नहीं होता। तो अगर ब्लड की बात करें, इधर आओ, चलो दोस्तों, आप लोग का जो ब्लड होता है इसमें होता है 55% प्लाज्मा और 45% होता है ब्लड कॉर्पसूकल्स। इस 45% में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो क्या आपके ब्लड में आरबीसी होता है, बिल्कुल होता है। डब्ल्यूबीसी होता है, बिल्कुल होता है। प्लाज्मा होता है क्या दोस्तों, 55% प्लाज्मा ही तो होता है, ये भी होता है। ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये तो दोस्तों किस में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। इसी की मदद से जो भ्रूण होता है ना, माता के पेट में, गर्भ में जो भ्रूण होता है, इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है, भ्रूण को जो पोषण मिलता है, वो कहां से मिलता है दोस्तों, प्लेसेंटा से मिलता है। ये इस बार का एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया एक कंडीशन है दोस्तों, ये क्या है बताओ। तो अगर हम लोग बात करें, आप लोग जानते हैं आपके ब्लड में एक क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। इस आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, आरबीसी का साइज कैसा होता है, द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है। तो देखिए इसका आकार कैसा होता है, डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं है, इधर आओ। ये हो गया आप लोगों की, मान लो एक टैबलेट है, एक काम करो, इसको ऊपर से दबा दो, नीचे से दबा दो, तो कैसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ना। तो ये ही शेप होता है आरबीसी का। इसको हम लोग बोलते हैं बाइकॉनकेव। क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव। अब एक भी ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि भैया जो बाइकॉनकेव है वो किसी में दिया हुआ ही नहीं है। ये बाइकॉनकेव क्या होता है दोस्तों, द्विअवतल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाओ। तो एल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या करता है, तो आपकी दोस्तों जो सेंसिटिविटी होती है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। कैसे सर, जैसे आप लोगों को कोई भी सेंसेशन नहीं होता है ना, मैं आप लोगों से बोलूँ, आप लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं रहता, बस आप लोग तो बोलते हो कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो आप लोग की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। और ये कब होती है घटना, रात्रि 8 बजे के बाद। कब, 8 PM के बाद। जस्ट जोक मारा है, ऐसा नहीं है कहा सोचो सर रात को 8 बजे के बाद ही सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी। कभी भी कंजम्पशन करोगे तो सेंसिटिविटी खत्म होगी, तो ये बहुत गलत चीज़ है आपके शरीर के लिए। बताओ इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है। हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो ब्लड में घुलकर डिफरेंट प्रक्रिया करते हैं। कोई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल होता है, कोई आपकी ग्रोथ करने में इस्तेमाल होता है, कोई दाढ़ी मूंछों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, एड्रेनलिन एक हार्मोन है, थायरोक्सिन एक हार्मोन है। दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये एक हार्मोन नहीं है। ठीक है, आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगर आप लोगों से पूछा जाए ये हार्मोन कहां से निकलता है, तो पैनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन कहां से निकलता है, ये एड्रिनल नामक ग्रंथि से निकलता है। सर इस एड्रिनल को हिंदी में भी बता दो, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क। अरे अधिवृक्क क्यों बोलते हैं, वृक्क का मतलब होता है किडनी, और दोस्तों ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए हम लोग अधिवृक्क बोलते हैं। ये थायरोक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। चलो आगे। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। अभी कोंकण रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था जिसमें साइंस 20 नंबर की आई थी, उसमें पूछा गया था कि जो मछली का हृदय होता है उसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है। तो मछली की अगर बात करें तो इसका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर होता है। अगर बात करें मानव के तो 4 चैम्बर होता है। कैसे 4 चैम्बर, मान लो ये हार्ट है, इसके 4 भाग, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ऑरिकल यानी आलिंद। तो ये आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका राइट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल। कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर है। चलो आगे। अच्छा वॉल पूछ रहा है क्या, आई एम सॉरी, अच्छा वॉल पूछा है दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं, चैम्बर नहीं पूछा, वॉल पूछा है। तो दोस्तों आपके जो वॉल्व होते हैं ये भी 4 होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं, जैसे लेफ्ट ऑरिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो ये जो रास्ता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक वॉल्व। एक वॉल्व ये हो जाएगा, एक वॉल्व यहाँ पर हो जाएगा, टोटल 4 वॉल्व होते हैं ना, 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व का पूछा था, वॉल्व 4 हो जाएंगे ना। आ जाओ। जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या हो जाता है, बताओ। किडनी जब खराब होती है तो क्या होता है। तो देखिए किडनी का काम क्या होता है, आप लोग जब प्रोटीन खाते हो ना, प्रोटीन, तो जब प्रोटीन का पाचन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है अमीनो अम्ल में। दोस्तों अमीनो अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में। ये अमोनिया किस में जाता है, लीवर में। लीवर क्या करता है, अमोनिया में मिलाता है कार्बन डाइऑक्साइड और किसका निर्माण कर लेता है, यूरिया का निर्माण कर देता है। अगर आप लोगों से पूछे यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। किडनी क्या करता है, जो ये यूरिया होता है ना, मतलब ये आपके ब्लड में मिल जाती है, तो इस ब्लड में से यूरिया को अलग कौन करता है, किडनी करती है। तो किडनी अगर आप लोगों का खराब हो जाएगी तो यूरिया को दोस्तों अलग नहीं कर पाएगी। यूरिया क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, ये नाइट्रोजन युक्त गंदगी है। तो अगर किडनी खराब हो जाएगी तो आप लोग के ब्लड में जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होंगे उनका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। सर पीडीएफ दोस्तों क्लास के बाद में मिल जाएगी, परेशान ना हो पीडीएफ के लिए। अगर चाहे हम लोग बात करें क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको पीडीएफ पूरे 500 क्वेश्चन के दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो जब रेलगाड़ी पर आप लोग पहुंचते हो, मतलब जब प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी आती है तब उसकी आवाज़ कुछ अलग होती है, जब जाती है जब अलग होती है। ये क्या होता है दोस्तों, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। क्या होता है, ये डॉपलर इफेक्ट होता है। आप लोग को फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज लगे तो डेट इज द डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आंसर बताए दोस्तों क्वेश्चन का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच में सही संबंध क्या है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप लोगों को ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो ध्यान रखें अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है C/V। ये C क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये V क्या होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसका आपको अपवर्तनांक निकालना है। जैसे कांच में निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸। तो देखिए 10⁸ से 10⁸ जाएगा, 3/2 बचेगा 1.5। ठीक है, तो ये आपके कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले आप लोग मेरी बात सुनिए, ठीक है। फिर एक तो पहले मैं आप लोगों के यहाँ पर जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप लोग कमेंट करें दोस्तों। तो इसका मैं आप लोगों को एक वीडियो और बना दूंगा, है ना। देखो इससे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कमेंट में एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट हो रहा है। किसके लिए, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए।
समझ गए बात को। तो आप लोग दोस्तों ये टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोगों को, अगर आप लोग यहाँ पर स्कोर कर पाते हो तो आप लोग को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। जो पिछली बार आपका टेस्ट हुआ था वहाँ पर इन 3 बच्चों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिले थे, तो आप भी ले सकते हो। कब है? 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे है। तो आप लोग अभी एनरोल कर लो, कमेंट में लिंक दिया हुआ है लाइव चैट में, वहाँ पर कोड पूछेगा, कोड में डाल देना नीरज 11। तो बस आप लोग टेस्ट दे लेना, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दोस्तों दूसरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब बात को समझोगे आप। इधर आओ, आप लोग के लिए बता रहा हूं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी साइंस को बेस्ट करना चाहते हैं। सर पीडीएफ भी बता दीजिएगा। पीडीएफ भी सारे आंसर मिल जाएंगे, देखो क्वेश्चन और इसके आगे आंसर आप लोग को मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो अब, ठीक है। बताइए सर ये क्लास कंटिन्यू रहेगी क्या? दोस्तों अगर देखो, मेरी जो रोज क्लास होती है वो सुबह 9:30 बजे होती है। कितने बजे होती है? सुबह 9:30 बजे मेरी क्लास होती है, आप लोग ध्यान रखें। हाँ अब मैं बताता हूँ, देखो इधर आओ। देखो कल मैं आप लोगों के लिए साइंस का बहुत बड़ा धमाका लेके आने वाला हूँ। कितने बजे दोस्तों? सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पर। तो कल आप लोग लाइव आना ना भूलिएगा। आपको बताया ग्रुप डी में 25 नंबर के साइंस आएगी, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये वाली क्लास आप लोग कल करिए, बिल्कुल फ्री आपके लिए धमाका लेकर आने वाला हूं। ज्यादा समय नहीं बचा है ना। और आप लोग के लिए रोज अनअकैडमी पर मैं एक फ्री क्लास लेता हूं दोस्तों, दोपहर 1 बजे। आप लोग जुड़ के देखो क्या शानदार मजा आता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हम लोग करते हैं। आप लोगों की जब पूरी क्लास खत्म होती है तो मैं आप लोगों को आपकी रैंक भी बताता हूं कि देखो सबसे ज्यादा आंसर इस स्टूडेंट ने दिए, इसकी 3000 रैंक है, इसकी 5000 रैंक है। तो आप लोग ये डेली मिस ना करें, है ना। बहुत शानदार क्लास है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर गोल सेलेक्ट कर ले, SSC एग्जाम इसके स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर मेरा नाम सर्च कर लेना, नीरज जंगेड़। मुझे आप लोग क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस में मिल जाएगी, ठीक है। अब बताओ, है ना। तो सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होगी। 25 नंबर लाने हैं ना, तो सुबह 9:30 बजे आ जाना यूट्यूब पर। हाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप, है ना। बाकी इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को, एक नेक्स्ट पार्ट में लेके वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए। तो सुबह 9:30 बजे आप लोग लाइव आ जाओ। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या शानदार आप लोग के लिए धमाका मैं लेकर आने वाला हूं, है ना। और दोस्तों जब आप लोग स्पेशल क्लास खोलोगे, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोड पूछा जाता है। तो कोड में आप लोग डाल दीजिए नीरज 11 और अनलॉक कर दीजिए, जिससे आप लोग क्लास देख पाए। और अगर आप लोग अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे कोर्स मिल जाते हैं। SSC का लोगे तो SSC में जितने भी कोर्स चल रहे हैं आप लोग के, साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, सारे टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, सबके कोर्स देख पाओगे। हर क्लास की आपको PDF मिलेगी। तो जैसे जिसका भी लेना हो, कैट का लेना हो, UPSC का लेना हो, आप लोगों को लॉ का लेना हो, बैंक एग्जाम का, जिसका भी लेना हो दोस्तों, गेट सब्सक्रिप्शन करें। यहां पर प्राइस आ जाएगी। जैसे SSC की बात करूं, 12 महीने का 6500 है। रेफरल कोड डालेंगे नीरज 11, तो ये आपका पड़ जाएगा 5850 का। जिसका भी लेना हो दोस्तों, कोड याद रखिए नीरज 11, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस क्लास की PDF आपको क्लास के 15 से 20 मिनट के बाद में कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बताइए, एक जना बोल रहा है एनिमल किंगडम। दोस्तों एनिमल किंगडम मैंने आज आपको करवा दिया है, आधा आधा मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है। ओके। एक जना बोल रहा है सर जब एग्जाम होगा नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो? दोस्तों शायद आपका तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो वाईफाई स्टडी से बच्चे जो भी NTPC की तैयारी कर रहे थे, उनका सबका पेपर हो चुका है ना। जिनका बाकी है उनका 5th फेज में हो जाएगा। तो एक जना बोल रहा है सर एग्जाम होगा ही नहीं तो, ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, NTPC के एग्जाम चल रहे हैं, ग्रुप डी के भी 1 महीने बाद में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं सुबह 9:30 बजे दोस्तों यूट्यूब पर, ओके। चलिए, और आपको इस क्लास की PDF थोड़ी देर बाद में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और अपने वैल्यूएबल कमेंट दोस्तों जरूर करें, है ना। क्लास आप लोग कैसे लगी? थैंक यू सो मच।